नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा दैट इज एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड। एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड से 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं कौन कौन से बनते हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है कि रीजंस क्या हैं एग्रीगेट डिमांड के या एग्रीगेट जो एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई के इसके डिफिशिएंट डिमांड के क्या रीजंस हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एक्सेस डिमांड या डिफिशिएंट डिमांड की कंडीशन का जो एम्प्लॉयमेंट आउटपुट जनरल प्राइस लेवल इस पर क्या इम्पैक्ट होगा। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एक्सेस डिमांड या डिफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के जो मेजर्स हैं, जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं और जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से इसको मैनेज करेगी, कैसे कंट्रोल करेगी। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो कैसे करेगी और इकोनॉमी में डिफिशिएंट डिमांड है तो कैसे इस सिचुएशन को कंट्रोल करेगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। जो मेजरमेंट्स हैं इसके, जो फिस्कल पॉलिसी और जो आपके ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके जो मेजरमेंट्स हैं ये बहुत इजी मेजरमेंट्स हैं और इसमें से ही कोई एक दो या तीन मेजरमेंट्स वो पूछते हैं कि एक्सप्लेन द हाउ विल यू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड विद रिजर्व जो है रेपो रेट या विद रिवर्स रेपो रेट या ओपन मार्केट ऑपरेशन या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी है ना, या जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपली। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है। When aggregate demand required, there are two types of demand, two types of aggregate demand. Aggregate demand required for the full employment equilibrium, required for the full employment equilibrium. Aggregate demand required for full employment equilibrium. देखिए, there are three types of employment, three types of equilibrium. अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। वो हम अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन से 3 तरीके होते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इज ग्रेटर देन एडी एक्चुअल, दैट इज द सिचुएशन ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। मतलब जब आपका जैसे मान लीजिए ये एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ये वाईएफ वाला है, लेकिन आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होगी, कम रहेगी यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन होता है ये कहलाता है डिफिशिएंट डिमांड का। और व्हेन एडी रिक्वायर्ड वाईएफ इज लेस देन एडी एक्चुअल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। इसमें जो ग्राफ आपका बनता है वो आपका ऐसा बनता है ये, ठीक है, बता रहे हैं। तो ये समझ में आया। अब इसको हम डिटेल में ले लेते हैं 1 by 1। जैसे आप एग्रीगेट डिमांड को आप बनाएंगे, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है, और ये जो इक्विलिब्रियम है ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। इस फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर जो एग्रीगेट डिमांड है वो इतने के बराबर है, यहाँ पर AD = AS है, ये कहलाता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये जो AD है ये रिक्वायर्ड है, ये क्या है, ये रिक्वायर्ड किसके लिए है, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। और समझ में आ रही है। अब अगर मान लीजिए कि एक्चुअल जो एग्रीगेट डिमांड है वो ये है, जो AD एक्चुअल है, AD एक्चुअल इज लेस देन दिस वन, then the economy will be equilibrium at this point where AD is equals to S। देखिए ये आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि इकोनॉमी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम विद द एट द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, इट इज नॉट नेसेसरी। प्रियर टू 1930 ये माना जाता था कि इकोनॉमी में कभी भी डिसइक्विलिब्रियम जो है नहीं होता है, कभी भी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे काम नहीं करती है। लेकिन 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये मान लिया गया कि ऐसा जरूरी नहीं है, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से नीचे भी काम
कर सकती है। तो ये जो इकोनॉमी, अच्छा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में वही होगी जहां एडी और एस बराबर हो जाएंगे, चाहे वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर हो और चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले हो। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा फुल एम्प्लॉयमेंट से कम मतलब इकोनॉमी में जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे इकोनॉमी में के रिसोर्सेज काम पर नहीं लगे हुए हैं। देयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, सारे लोग काम पर नहीं लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी एडी और एस, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, इसलिए इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ गई है। अभी भी लोग बेरोजगार हैं उसके बाद भी, ठीक है ना। तो ये कहलाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर द फुल एम्प्लॉयमेंट इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल। ये जो गैप होता है, इसी गैप को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्या कहते हैं इसको? डिफ्लेशनरी गैप या डिफिशिएंट डिमांड भी कहते हैं इसको। डिफिशिएंट डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड लेवल से कम रह गई है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डिफिशिएंट डिमांड भी कहते हैं। और डिफ्लेशनरी गैप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिफ्लेशन को क्रिएट करता है। डिफ्लेशन मींस जब जनरल प्राइस लेवल कम होने लगे, एम्प्लॉयमेंट कम होने लगे, आउटपुट कम होने लगे, नेशनल इनकम कम होने लगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो डिफ्लेशन की सिचुएशन को कहलाता है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या होता है कि जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ने लगे, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकता, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद ही, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब आएगी? फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आएगी, क्योंकि जब तक हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ाने की पॉसिबिलिटी है, जब तक हमारे पास सप्लाई बढ़ाने की पॉसिबिलिटी है, तब तक जैसे ही डिमांड बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड, वैसे हम सप्लाई बढ़ा देंगे। सप्लाई बढ़ा दिया तो जनरल प्राइस लेवल चढ़ी नहीं, बढ़ी नहीं। लेकिन जब पॉसिबिलिटी ऐसी हो कि हम प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते, सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते, उस सिचुएशन में जब डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहाँ आएगा? जनरल प्राइस लेवल पे आएगा, तब जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगी। तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर इसको हम यहाँ से देखें तो जब एक्चुअल जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, जब ये सिचुएशन बन जाए कि एडी एक्चुअल इज ग्रेटर देन एडी रिक्वायर्ड, तो इकोनॉमी यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगी, जहाँ पर एडी इज इक्वल टू एस होगा। और इस सिचुएशन में जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी तो इसको हम कहते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के आगे की सिचुएशन है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी क्या कहाँ है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट जो है, जो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है, वहां पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में जा रही है। सो ये जो पॉइंट है, ये जो गैप है, या ये कह लीजिए ये जो गैप है, इस गैप को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप। व्हाई इट इज इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड? बिकॉज इट्स डायरेक्टली increases general price level, because the economy is working at this level of full employment equilibrium and aggregate demand is greater than the required for the full employment equilibrium. So the production cannot be increased, output employment cannot be increased, all the resources are fully and efficiently utilized at this point, means this is the full employment equilibrium. So there is no chance to increase a single unit of production. If demand increases and we cannot increase the production, then it's directly affect the general price level, and the general price level will rise. So this will create the situation of inflation. That's why it is known as inflationary gap also. This is the excess demand or inflationary gap. Okay, got it? और इस पॉइंट पर आने के बाद जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो फिर आगे नहीं जाता है। इस पर आने के बाद ये एग्रीगेट सप्लाई आपका ऐसा पैरेलल टू वाई एक्सिस यहां से यहां तक आएगा। जैसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को अटेन किया, आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि आगे जाने का मतलब क्या है कि वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, बट आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट वी कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन। सो जो आपका जो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, ये यहाँ तक तो बढ़ के आता है, यहाँ तक तो बढ़ेगा, जैसे ही यहाँ पहुँचेगा इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि किसी भी कंडीशन में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बाद हम आउटपुट को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, इट इज एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये सिंपली एक सिचुएशन है, दी गई है, लेकिन ये एक्चुअल में कभी नहीं होती, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। क्लियर है? हाँ, तो अब ये एक्सेस डिमांड है, ये एक्सेस सप्लाई है। अगर एक्सेस डिमांड की एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई है, अगर ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में है तो हमको इसको क्या करना है? यहाँ से कम करके
यहाँ पर लेकर के आना है, इस डिमांड को कम करके यहाँ पर लेकर के आना है। अगर डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो इस डिमांड को बढ़ा करके रिक्वायर्ड लेवल के बराबर लेकर के आना है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होगी, व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डिफिशिएंट डिमांड, देन हमको क्या करना है, इंक्रीज द परचेजिंग पावर, इंक्रीज द परचेजिंग पावर, इंक्रीज द परचेजिंग पावर, ठीक है। इट विल लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम विल अचीव, इक्विलिब्रियम विल अचीव। वो तो जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो एग्रीगेट डिमांड, जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो क्या होगा और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो क्या होगा, तो डिफिशिएंट डिमांड, जैसे आपको मान लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम और प्राइस लेवल, प्राइस नहीं, जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल पे एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड का इम्पैक्ट देखना है। तो आप देखेंगे कि जब एक्सेस डिमांड होगा तो इनकम नो चेंज, बिकॉज इनकम कैन नॉट बी चेंज, एम्प्लॉयमेंट कांट बी चेंज, नो चेंज, और जनरल प्राइस लेवल राइज करेगी जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। पहले भी हमने आपको बताया कि एक्सेस डिमांड का मतलब हो गया कि आउटपुट को बढ़ाया नहीं जा सकता, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ाया जा सकता, तो ये सीधे सीधे जनरल प्राइस लेवल को राइज करेगा। जब डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो ये इधर से आप देखेंगे तो आपका जो इनकम होगा वो भी लेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा, आपका आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, और आपका जो जनरल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल है ये भी डिक्रीज हो जाएगा, या इसकी सिचुएशन। तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड ऑन इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल। तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि अगर एक्सेस डिफिशिएंट डिमांड है तो हमको क्या करना है, और अगर मान लीजिए कि एक्सेस डिमांड है, अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या करना है, यहाँ पर डिक्रीज द परचेजिंग पावर, डिक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर। इससे क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, और इक्विलिब्रियम अचीव्ड, मीन्स AD इज इक्वल टू AS और AD रिक्वायर्ड, AD एक्चुअल विल बी इक्वल टू AD रिक्वायर्ड, ऐसे भी कह सकते हो आप कि AD रिक्वायर्ड इज इक्वल टू AD एक्चुअल, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AD रिक्वायर्ड इज इक्वल टू AD एक्चुअल जो है AD रिक्वायर्ड के बराबर हो जाएगा। मतलब ये वाला जो एग्रीगेट एक्चुअल है इसको नीचे लेकर के आएंगे, इसके बराबर करेंगे, अगर ये कम है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लाना है और इसको ऊपर लेके जाना है, इसके बराबर करना है। तो अब ये बेस थीम आपको पता होना चाहिए कि डिफिशिएंट डिमांड में क्या करना है और एक्सेस डिमांड में क्या करना है। एक्सेस डिमांड में परचेजिंग पावर राइज करना है, डिफिशिएंट डिमांड में परचेजिंग पावर को कम करना, सॉरी एक्सेस डिमांड में परचेजिंग पावर को कम करना है और डिफिशिएंट डिमांड में परचेजिंग पावर को बढ़ाना है। तो अब आपके जितने भी मीजर्स हैं, मीजर्स मीन्स चाहे वो फिजिकल मीजर्स हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पॉलिसी हो, टैक्सेशन पॉलिसी हो, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स हो, डिफिसिट फाइनेंसिंग हो, या आप मॉनेटरी पॉलिसी में जाएंगे, CRR है, SLR है, LRR है, या रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, मॉरल शासन है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट एक्शन है, क्रेडिट राशनिंग है, इन सब में आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमको इन मेजर्स को कैसे यूज करना है कि हम कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में कम कर सकें और डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में
इंक्रीज कर सकें। इस बात को आप ध्यान में रख करके जब आप अपना एक्सप्लेनेशन लिखेंगे देन डेफिनेटली इट विल बी गुड। तो हम एक एक करके इसको ले लेते हैं। अब इसको हम जो इसके मेजर्स हैं, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, इनको हम ले लेते हैं। किस तरीके से आप कंट्रोल करते हैं मेजर्स को, कैसे आप करेक्ट करते हैं एक्सेस और डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को। सबसे पहले हम ले लेते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मीन्स पॉलिसी विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी बना सकती है? गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी बनाती है? गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है, स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है, देन टैक्सेशन पॉलिसी होती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है और बोरोइंग्स होती है। ये चार तरीके से गवर्नमेंट इस सिचुएशन को, एक्सेस या डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल करती है। जब भी कभी इकोनॉमी में एक्सेस या डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आती है तो ये केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो उसको कंट्रोल करे। मींस केवल गवर्नमेंट इन मेजर्स से उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है एक्सेस या डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को। इसके साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपने जो भी मेजर्स हैं उनको भी अडॉप्ट करती है। तो कई सारे मेजर्स एक साथ यूज करके और उसका जो सिचुएशन है एक्सेस या डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को उसको कंट्रोल में लाया जाता है। तो अगर एक्सपेंडिचर पॉलिसी की हम बात करें, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जब होगी इकोनॉमी में, तो एक्सपेंडिचर पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये होगी कि वो लोगों की परचेजिंग पावर को कम करें। परचेजिंग पावर कम करने का मतलब यह है कि लोगों के पास पैसा कम हो। लोगों के पास पैसा कम होने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करने पड़े। भाई सरकार मान लीजिए रोड बनवा रही है, कुएं खुदवा रही है, ब्रिजेस बनवा रही है, ओल्ड एज पेंशन दे रही है, तमाम तरीके के जो है वो स्कॉलरशिप दे रही है, ट्रांसफर इनकम किए जा रही है। तो इससे क्या होगा? इससे लोगों के पास कैश पहुंच रहा है, लोगों की परचेजिंग बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है? जैसे अभी आप देख लीजिए, अभी बैंकों में पैसे नहीं है, अभी बैंक क्या कर रही है? अभी पैसे नहीं दे रही है आपको, अभी एक लिमिटेड अमाउंट बैंक अभी आपको दे रही है। तो लोगों की जो परचेजिंग पावर थी वो क्या हो गई है? कम हो गई, क्योंकि सारा पैसा तो बैंक के पास ब्लॉक हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट है जब स्पेंडिंग कम कर देगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों के पास पैसे कम पहुंचेंगे, पैसे अगर लोगों के पास कम पहुंचेंगे क्या होगा? डिमांड नहीं कर पाएंगे, डिमांड घटेगी तो एग्रीगेट डिमांड घटेगी। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाना चाहिए? डिक्रीज इन स्पेंडिंग होना चाहिए। और अगर डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे, क्योंकि जब वो अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से लोगों को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और जो डिफिशिएंट डिमांड था वो इक्विलिब्रियम तक आ जाएगी। सेम सिचुएशन टैक्सेशन। टैक्सेशन मीन्स टू चेंज द डिस्पोजेबल इनकम। टैक्सेशन अगर गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, टैक्सेशन कम कर देती है तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट अगर इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड देन गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्सेशन, टैक्सेशन विल इंक्रीज, then the disposable income will decrease, so the demand will decrease and aggregate demand will decrease and it will become equals to aggregate demand required for the full employment equilibrium level. On the other hand, in case of deficient demand, the taxation, the rate of taxes will be decreased so that the disposable income will increase and it will leads to increase in the demand, aggregate demand will rise and it will becomes to equals to the aggregate demand required for the full employment equilibrium. Same as deficit financing. Deficit financing means when government प्रिंट न्यू करेंसी, जब सरकार नए नोट छापती है, नए नोट छापने का मतलब सरकार जो है आरबीआई से नए नोट छपवा करके उसको इकोनॉमी में सर्कुलेट करती है। तो अगर मान लीजिए कि डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो सरकार नए नोट छपवाएगी, उसको इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगी, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, पैसा पहुंचेगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी और बाकी की जो प्रोसेस है सेम रहेगी। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इन केस ऑफ excess demand no, in case of deficient demand yes. And borrowings means when government takes money, the government borrow money from the
पब्लिक, जब पब्लिक से जो है वो उधार लेती है सरकार तो वो बोरोइंग्स कहलाता है। पब्लिक, इट इज आल्सो नोन एज पब्लिक बोरोइंग्स एक्चुअली, पब्लिक बोरोइंग। तो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड पब्लिक बोरोइंग विल बी इंक्रीज एंड इन केस ऑफ डिफिशिएंट डिमांड नो। क्यों? पब्लिक बोरोइंग बढ़ाएगी तो जो लोगों के पास कैश पैसा है वो इंटरेस्ट, जैसे आप गवर्नमेंट ने कहे कि भाई 5,000 रुपये आज हमको दीजिए, हम आपको 1 साल के बाद इसका जो है वो 1 साल के बाद हम आपको इसको 10% बढ़ा करके देंगे या 15% बढ़ा करके देंगे, तो लोग अगले साल इंटरेस्ट की लालच में वो पैसा क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पास जमा करा देते हैं। तो जब लोग अपना कैश गवर्नमेंट के पास जमा करा देंगे तो जो परचेजिंग पावर लोगों के पास थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड नीचे आ गई। तो ये आपका क्या है, ये है फिस्कल पॉलिसी मेजर्स, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स। इसके बाद आप आ जाइए मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स पर। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स की बात करते हैं, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स की बात करें तो इसमें 2 तरीके के मेजर्स हैं। मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स में 2 मेजर्स हैं, एक है क्वालिटेटिव मेजर्स और एक है क्वांटिटेटिव मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स में क्वांटिटेटिव मेजर्स और, सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव मेजर्स ले लेते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर्स ले लेते हैं, इसमें सबसे पहला है बैंक रेट। अच्छा, आप एक बात जान लीजिए, 5 रेट हैं आपके पास, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR और LRR। LRR, हाँ LRR जो है ये इन दोनों को इंक्लूड करके ही LRR बनता है, लेकिन कभी कभी LRR पूछ लेता है वो, तो आपको ये 6 पता होने चाहिए। आपके पास कितने रेट हैं? देयर आर 6 रेट्स, दैट इज बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SRR, CRR, SLR एंड LRR। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पहले से भी बताया जा चुका है, लास्ट जब हमने क्रेडिट क्रिएशन डिस्कस किया था, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। दिस इज बैंक रेट मीन्स RBI commercial bank, RBI lends money to commercial bank for long term. Repo rate, RBI loans to commercial bank for short term. Reverse repo rate, when CB commercial bank deposits its excess money to the Reserve Bank of India, that is reverse repo rate. CRR, commercial bank का एक certain percentage in form of cash. SLR, CB का एक certain percentage in form of cash, gold, precious metals, securities, etc. ठीक है, और LRR ये इन दोनों का कंबाइंड। तो ये इतने रेट हैं, ठीक है। और आप कॉमनली ये ध्यान रखिए कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में सारे रेट्स बढ़ेंगे और डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में सारे रेट्स घटेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको इसको अलग अलग एक्सप्लेन करने के लिए याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, LRR है मीन्स SLR एंड CRR, ये सब जो है वो जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी तो ये सब इंक्रीज कर दिए जाएंगे, और जब डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होगी तो ये सब डिक्रीज कर दिए जाएंगे। अब हम 1 बाय 1 ये ले लेते हैं कि इनको कैसे, इनके इंक्रीज या डिक्रीज का इन पर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। जब आप देखेंगे कि बैंक रेट बढ़ने का मतलब यह है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी, कॉमर्शियल बैंक की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स थी RBI से, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो RBI से कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे, जब वो लोन कम लेंगे तो वो जनता को लोन कम देंगे और महंगे रेट पर देंगे, क्योंकि उनको भी महंगे रेट पर मिल रहा है। तो जब वो महंगे रेट पर कॉस्टलियर जो है, जो क्रेडिट है, क्रेडिट विल बिकम मोर कॉस्टलियर फॉर द पब्लिक। तो पब्लिक क्या करेगी, लोन कम लेगी। पब्लिक लोन कम लेगी तो पब्लिक के पास पैसा कम आएगा, एक्सेस डिमांड नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप डिफिशिएंट डिमांड में जाएंगे, बैंक रेट कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स कॉमर्शियल बैंक के लिए सस्ती हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर कम हो जाएगी तो वो जो लोन ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे तो वो जनता को ज़्यादा लोन देंगे, और सस्ते दाम पे चूंकि वो लोन लेंगे तो वो सस्ते दाम पर लोन जनता को भी बांटेंगे। इससे जनता ज़्यादा लोन लेगी, जनता के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी और जनता की डिमांड बढ़ेगी।
ठीक है। दूसरी तरफ रेपो रेट का भी सिस्टम सेम है, जस्ट एज बैंक रेट। देन रिवर्स रेपो रेट, when reverse repo rate will be increased, then commercial bank will put their excess money to the RBI. The commercial bank will not give that money to the public, है ना। तो जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगी, बस 5 मिनट और, तो जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगी तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ने पर कॉमर्शियल बैंक अपना एक्सेस अमाउंट आरबीआई के पास जमा करा देंगे, तो वो जनता के पास पैसा नहीं जाएगा और एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कि डिफिशिएंट डिमांड सिचुएशन है, देन आरबीआई डिक्रीज द रिवर्स रेपो रेट, यानी आरबीआई क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी। तो बैंकों को ये लगेगा कि अब ये पैसा आरबीआई के पास जमा कराने में कोई फायदा नहीं है, इसको हमको लोगों को उधार दे देना चाहिए। तो वो लोगों को उधार देगी, क्रेडिट देगी, जिससे कि लोगों के पास कैश पहुंचेगा और लोगों की डिमांड बढ़ेगी। इसी तरीके से सीआरआर और एसएलआर है। एलआरआर की हम बात सिंपली कर लेते हैं। एलआरआर में आपने पढ़ा क्रेडिट क्रिएशन चैप्टर में कि एलआरआर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। तो अगर एलआरआर बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो बैंक विल नाउ लेंड लेस मनी टू द पब्लिक, है ना। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी तो कम पैसा जनता के पास जाएगा, और जनता के पास जब कम पैसा जाएगा तो जनता के पास पैसा कम होगा, परचेजिंग पावर कम होगी, डिमांड कम होगी। इसी तरीके से अगर एलआरआर को कम कर दिया जाए, नाउ द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक्स विल इंक्रीज, बैंक विल नाउ क्रिएट मोर क्रेडिट्स विद देयर डिपॉजिट्स एंड द मोर मनी विल बी लेंड टू द पब्लिक विल means the purchasing power of the public will increase, that will lead to increase in aggregate demand, and aggregate demand will becomes to aggregate demand equals to required aggregate demand। ठीक है, तो ये 4 आपके रेट हैं। इसके अलावा एक और है ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट इज ओएमओ। ओपन मार्केट ऑपरेशन की क्या सिस्टम है, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब ओपन मार्केट ऑपरेशन की कंडीशन होती है, एक्सेस डिमांड होती है, तो ये क्या करता है, सेल ऑफ सिक्योरिटी करता है। सेल ऑफ सिक्योरिटी से क्या होगा, जब ये सिक्योरिटीज बेचेगा तो जो बैंकों के पास जो कैश पैसा है वो कहाँ पहुंच जाएगा, आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। बैंकों के पास से कैश आरबीआई के पास पहुंच जाएगा तो बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, जो पैसा वो दे सकते थे वो कम हो जाएगा। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब यह है कि जब आरबीआई सिक्योरिटी का मतलब यह है कि सिंपली आपको एक ऑफर दिया जा रहा है कि आप इतने पैसे जमा करो, कुछ दिन के बाद इस पे ब्याज लगा के हम आपको इतने पैसे देंगे। तो जब आपको फायदा दिखेगा तो आप अपना जो कैश है वो क्या करोगे, जमा करा दोगे। जब आपने कैश जमा करा दिया, आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई, एक्सेस डिमांड कम हो गई, और इसी तरीके से परचेज ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगा, यानी जो पहले से सिक्योरिटीज बेच रखी हैं वो सिक्योरिटी परचेज करेगा। सिक्योरिटी परचेज करेगा तो उसके बदले कैश दिया जाएगा, और कैश दिया जाएगा तो बैंकों के पास और पब्लिक के पास कैश बढ़ेगा, जिससे कि परचेजिंग पावर बढ़ेगी और एक जो डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो कंट्रोल होगी। अब इसके बाद आप आ जाइए क्वालिटेटिव मीजर्स में, बहुत जल्दी से हम देख लेते हैं इसको भी, क्वालिटेटिव मीजर्स को भी। इसमें आपका है मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा है आपका मोरल शासन, तीसरा है आपका क्रेडिट राशनिंग, और चौथा है आपका डायरेक्ट एक्शन। मार्जिन रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है, ये इंक्रीज हो जाएगी मार्जिन रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ डिफिशिएंट डिमांड, मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो जाएगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, जो पैसा पैसा आप उधार ले रहे हैं उसके लिए आप कितना प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा मॉर्गेज कर रहे हैं उसके लिए, तो उसका जो रेशियो होता है ना, तो ये कहलाता है क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि आप जो पैसा या जो चीज़ आप बैंक से ले रहे हो उसके बदले आप अपनी कितनी कॉस्ट की चीज़, कितनी कीमत की चीज़ आप वहाँ पर मॉर्गेज कर रहे हो। तो अगर मान लीजिए कि बैंक इस चीज़ को बढ़ा दे कि भाई आपको जो लोन चाहिए उसके लिए आपको 2 गुनी कीमत का सामान रखना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग केवल एक्चुअल नीडी होंगे लोन के, केवल वही बैंक से लोन लेंगे, अदरवाइज लोन नहीं लेंगे, है ना। और अगर सस्ता कर दे कि नहीं ठीक है 1 लाख लोन चाहिए तो 10,000 की कोई चीज़ रख जाओ, लोन ले जाओ, तो हर कोई लोन लेने पहुंच जाएगा कि अगर नहीं दे पाए तो 10,000 की चीज़ जब्त हो जाएगी, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका है। मोरल शासन क्या है, दिस इज सिंपली
circulation issued circulars issued by the Reserve Bank of India, and it is moral duty of the commercial banks that they follow the instructions given by the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है रिगार्डिंग लोन डिस्ट्रीब्यूशन, रिगार्डिंग डिपॉजिट, रिगार्डिंग एनी बैंकिंग एक्टिविटी, एवरी बैंक हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ये एक मोरल ड्यूटी होती है, जैसे आपसे कहा गया कि भाई आपको ये काम करना है और आपने उस काम को किया, ये मोरल ड्यूटी है। देन क्रेडिट राशनिंग मीन्स दिट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसको SCC भी कहते हैं, सिलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल। मतलब ऐसी सिचुएशन जब एक्सेस डिमांड या डिफिशिएंट डिमांड की होती है, तो एक डिफिशिएंट डिमांड में तो क्या होता है कि आरबीआई कहती है कि खूब लोन बांटो जिससे लोगों के पास पैसा पहुंचे, लोगों की डिमांड बढ़े, जिससे कि फिर फर्दर प्रोडक्शन और ये बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। एक्सेस डिमांड सिचुएशन में क्या होता है कि आरबीआई जो है वो ये कह देती कि आपको हर लोन नहीं देना है, आपको कुछ सिलेक्टेड लोन्स ही केवल देने हैं। इसको कहते हैं क्रेडिट राशनिंग या सिलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल। जो बहुत नीडी लोन है, स्पेशली जो नॉन प्रोडक्टिव लोन्स हैं, कंजम्पशन लोन जो है, उनको तो बिल्कुल ही एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में मना कर दिया जाता है कि आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, आपको खाने पीने के लिए लोन नहीं मिलेगा, आपको ऐसी चीज़ें जिनसे आपका कंजम्पशन बढ़े, केवल कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी ना हो, उस लोन से आप इकोनॉमी में किसी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ना बढ़ा सकें, उन लोन्स को किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और जो डायरेक्ट एक्शन है ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आरबीआई के द्वारा दिए जा रहे हैं, अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानते हैं तो आरबीआई आपके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। आपके जो भी कॉमर्शियल बैंक के अगेंस्ट आरबीआई एक्शन ले सकती है, यानी जो बैंकर्स फंक्शंस ऑफ बैंकर्स टू बैंक था, उनको वो क्या कर सकती है, मना कर सकती है कि ना तो हम आपके चेक क्लियर करेंगे, ना ही हम आपको लोन देंगे, ना ही हम आपकी किसी तरीके से सहायता करेंगे, ना ही आपके कैश रिजर्व्स को एक्सेप्ट करेंगे। सो दीज आर द मेजर्स हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड सिचुएशन। इसमें से 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। आप बस मेजर्स को ध्यान रखेंगे और बेसिक ये ध्यान रखेंगे कि हमको एक्सेस डिमांड में किसी भी तरीके से लोगों के पास पैसे नहीं पहुंचने देना है, और डिफिशिएंट डिमांड में किसी भी तरीके से लोगों तक पैसे पहुंचाना है। जब लोगों के पास पैसे होंगे तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो डिमांड ऑटोमेटिक नीचे आएगी। तो ये आपके मेजर्स हैं, इनको आप याद रखें।